सरकार ने स्कूल एजुकेशन में जेंडर संवेदनशीलता को लेके नया करिकुलम अनाउंस किया है। बट उसी के सामने हम ये भी देख रहे हैं कि सीबीएसई ने सिलेबस कट के नाम पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हटाया है, जिससे एक डेमोक्रेटिक सिटीजन बनने की उम्मीद बनती है टीचिंग मेथड के थ्रू। तो उसमें जेंडर सब्जेक्ट को भी कट किया गया है। तो उसके कारण परिणाम जो है उस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग इस बात पे आते हैं सवाल पे कि ये ज़रूरत कब महसूस की गई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि जेंडर सेंसिटिव जैसे सब्जेक्ट के साथ जो है एजुकेशन को आगे ले जाना है। तो इसका क्या अपना एक इतिहास रहा है, उसके बारे में हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। थैंक यू प्रशांत। प्रशांत, इस सवाल को अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो हमें 2 पॉइंट पे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। वो पहला एक पॉइंट ये है कि पहला स्ट्रगल तो ये था कि महिलाओं को एजुकेशन में स्थान मिले, वो स्पेस मिले एजुकेशन सिस्टम में, वो इंटर कर पाए। और दूसरा स्ट्रगल था कि जब वो सिस्टम में इंटर कर रही हैं तब वो फिर क्या अपने आप को वहां पा रही है कि नहीं पा रही है। उस पूरे स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम में उनके जो समाज में स्थिति है, क्या उसको लेके उनके पास कोई अल्टरनेटिव व्यू है? क्या वो ये समझ सकती है कि हमारे समाज में जो हमारी स्थिति है वो किताबों में हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? तो किताबों से उनका जो एक जुड़ाव है, कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है। तो हिस्टोरिकल तौर पे हम देखें तो ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं, अगर हम मेनलैंड हिंदी बेल्ट की बात करें तो एजुकेशन और जेंडर तो बहुत ही, मतलब आप देखेंगे तो काफी पहले से ये स्ट्रगल रहा है। आप चाहे हंटर कमीशन को देख लें, चाहे भारतेंदु का जो पूरा हिंदी समाज में अगर साहित्यकार के तौर पे वो एस्टैब्लिश तो हुए हैं, लेकिन अगर हम उनका नजरिया देखते हैं तो किस तरह से वो ये बोलते हैं कि नहीं, महिलाओं को तो होम साइंस ही पढ़ना चाहिए क्योंकि एक अच्छी बेटी, बहू, पत्नी के रूप में वो निकले। लेकिन समाज में उनका दूसरा क्या रोल हो सकता है, इस बारे में हम एक तरह से देखें तो वो एक पत्नी की ही भूमिका प्राइमरी तौर पे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला स्ट्रगल तो महिलाओं का ये था कि सिस्टम में पार्टिसिपेट करें। और ये आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो हमें उस समय भी दिखाई देता कि महिलाओं को क्या पढ़ाया जाए। आज ये सवाल है कि महिलाएं क्या पढ़ेंगी, उनकी क्या स्थिति उसमें है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो और इस 2 सवाल को एक साथ आने में कम से कम 100-150 साल गुजर गए। ये लंबा इतिहास है, इसमें तमाम सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तमाम सारे एजुकेशनलिस्ट का इंटरवेंशन रहा है, तमाम सारे प्रोग्रेसिव मूवमेंट का इंटरवेंशन रहा है, लेफ्ट मूवमेंट का रहा है, महिला आंदोलन का रहा है, फेमिनिस्ट लिटरेचर का रहा है। और ये सवाल रहा है कि महिलाओं को जो स्थिति समाज में लोअर पोजीशन पे है वो ऐसा क्यों है, क्या ये स्थिति को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते हैं। और मैं एक आपको एग्जांपल बताना चाहूंगी कि जेंडर एंड एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप रहा है हिस्टोरिकली। आप देखेंगे तो मुख्तारन माई पाकिस्तान की एक लेखिका है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में हम देखते हैं कि वो बोलती हैं कि हमारे समाज में इस तरह का एक र्यूमर था एक तरह से कि अगर महिलाएं पढ़ाई करेंगी, महिलाएं स्कूल जाएंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो प्रशांत, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एजुकेशन में इंटर करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। वो तमाम तरीके के वेरिएशंस को पार करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। और कहीं न कहीं ये एक लंबा स्ट्रगल इस बात का भी सबूत है कि अगर डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेटिक वैल्यू, अगर इंडिविजुअल राइट्स, ह्यूमन राइट्स जैसे सब्जेक्ट और डिसिप्लिन और थॉट एंड आइडिया विचार नहीं होते तो शायद जेंडर इक्वलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर हैरेसमेंट, ये सारी चीजें भी हमारे सामने नहीं आती। तो इसलिए जेंडर का एज ए थ्योरी, एज ए प्रैक्टिस एंड आइडिया डेवलप होने के साथ साथ हम देखते हैं
कि तमाम तरह का वो एक माहौल होता है जिस इस पूरे डेमोक्रेसी के ही अंदर हम देखते हैं कि जेंडर जैसा सब्जेक्ट एक डेवलप हो पाता है, इसके बियॉन्ड नहीं डेवलप होता। तो हम जेंडर की अगर बात कर रहे हैं तो हमें एक अपना कैनवास थोड़ा ब्रॉड करना होगा ताकि हम ये देख पाए कि सारे ही समाज में जब भी कोई चेंज होता है वो हर एक चीज पे इम्पैक्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आज जिस तरह का हम चुनौतियां देख रहे हैं, पर्टिकुलर 80s में जब महिला आंदोलन और फेमिनिज्म ने हमें ये बताया कि हम हायर एजुकेशन को, तो उन्होंने तमाम सारे एनालिसिस करके, रिसर्च करके ये बताया कि कैसे हायर एजुकेशन जो है पूरा एंड्रोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से लिखा गया है और कैसे वो हायर एजुकेशन में अपना एक स्थान बना पाती है। लेकिन अगर हम देखें तो वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम वो पूरी तरह से उस समय तक छूट गया था। लेकिन 80 के बाद यह बहुत मतलब तमाम सारे फेमिनिस्टों ने, एजुकेशनलिस्ट ने यह महसूस किया कि अगर हमें समाज में कोई बड़ा परिवर्तन करना है और समाज को अंदर से हमें बदलना है तो कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन के माध्यम से जाना होगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जहाँ पे आपके व्यक्तित्व को बनाता है, जहाँ पे आपके विचार को डेवलप होने के लिए स्पेस देता है, जहाँ पे आपको सोचने समझने की यह क्षमता देता है, एनालिसिस करने का ये पावर देता है कि आप जो समाज में हैं, आपका क्या रोल है, क्या भूमिका है और आप किस तरह से अपने को और समाज को दोनों को ही एक दूसरे को प्रभावित करोगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 80s में खास तौर से कि एजुकेशन में महिलाओं की ये सिर्फ पार्टिसिपेशन का सवाल नहीं था, बल्कि अब था कि महिलाएं किस रूप में वहां डिपिक्ट होंगी, क्या पत्नी और विधवा और महिला और माँ के रूप में होंगी कि या वो समाज को बदलने की भूमिका रखने वाली एक सक्रिय एक एजेंट होगी, एक सोशल एजेंट भी हैं जो कि उस पूरे भूमिका को अभी तक टेक्स्ट बुक में या हायर एजुकेशन में नेग्लिजेंस रहा, इग्नोर किया गया है। वो सारे अगर हम देखें तो इसी प्रोसेस में रीराइटिंग हिस्ट्री का एक पूरा एक मूवमेंट आता है, एक पूरा उभार होता है जिसमें हम तमाम उन महिलाओं को जो इतिहास के पन्नों में दबा दी गई हैं उनको हम स्टोरीज में, उनको छोटे छोटे बुकलेट्स में पब्लिश करते हैं। और ये पब्लिकेशन वो लोग स्टार्ट करते हैं जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो फेमिनिस्ट हैं। आप एकलव्य को देख लीजिए, आप रैली फॉर वुमेन को देख लीजिए, आप तुलिका को देख लीजिए। तो ये तमाम लोगों ने ये सवाल उठाया और सवाल ही नहीं उठाया बल्कि एक वर्ड व्यू भी दिया कि चिल्ड्रन को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं। उन्होंने एक तरह से नया मटेरियल डेवलप किया और सरकार पे ये प्रेशर डाला कि सोचने का और बच्चों को पढ़ाने का ये एक अल्टरनेटिव और एक और अल्टरनेटिव आइडिया है जो कि प्रोग्रेसिव है, जिसके साथ कि स्टूडेंट्स अपने लाइफ को, अपने समाज को, अपने आसपास होने वाली एक्टिविटीज को वो समझ सकते हैं, अपने तमाम हायरार्की को समझना, वो उस सामाजिक व्यवस्था को समझना और समझकर हम उसको प्रभावित करना। ये एक दोहरा एक विजन था कि हम स्कूल एजुकेशन में उसके करिकुलम के जरिए, उसके टेक्स्ट बुक के जरिए, उसके सिलेबस के जरिए समाज के अंदर तक पहुंचेंगे और उस पूरे जो एक पैट्रियार्कल विचारधारा है, एक जो पितृसत्तात्मक सोच है, उसको प्रभावित करके एक नए, जहाँ पे स्त्री पुरुष समानता होगी, जहाँ ऊंची जाति नीची जाति के बीच एक समानता होगी, ना कि अपर कास्ट हमेशा एक सुपीरियर पोजीशन पे रहेगा और लोअर कास्ट हमेशा लोअर पोजीशन पे रहेगा। तो ये जेंडर सेंसिटिव जैसे एडुकेशन का एक हिस्ट्री जो रहा है, शुरुआती हिस्ट्री रहा कि महिला का एडुकेशन में पार्टिसिपेशन पहले कैसे होगा, और जो वो पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ता गया तो उन लोगों ने इस चीज़ को क्वाइन किया कि एडुकेशन को भी हमको जेंडर सेंसिटिव बनाने की कोशिश करनी है। और उसके बाद जो है एकलव्य, निरंतर
और काली फॉर वुमेन जैसे पब्लिकेशनों ने जो है जेंडर सेंसिटिव चैलेंजेस पे काम करना शुरू किया और स्कूल एजुकेशन के थ्रू एक नया मॉडल सामने पेश किया कि इस मॉडल के थ्रू हम जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस हमको स्कूल एजुकेशन से ही शुरू करनी होगी। तो एक यहाँ तक की तो बात हम लोग समझ गए। अब हमको ये देखना है कि स्कूल एजुकेशन में जेंडर सेंसिटिव जैसे सब्जेक्ट्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या स्कूल का पूरा मशीनरी स्टूडेंट और टीचर रिलेशन के बीच में डिपेंड है। तो वो मशीनरी अपने आप में कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि टीचर भी जो है उसी समाज से आ रहा है जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, और वो एक पैट्रियार्कल नोशन का समाज है। तो वो बच्चों को जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन किस तरीके से दे पाएगा या दे पा रहा था, इसमें क्या क्या चैलेंजेस थे, इसको कैसे देखा जाए? प्रशांत, कभी एक तरह से देखा जाए, जब एनसीएफ 2005 में आया है, उसके बाद ही हमारे सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस शुरू, और हम मान के चले अभी तक वो चेंजेस हो ही रहे थे। ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से वो काम पूरा हो गया था। अभी एक तो ये था कि आप एक तरह से आप जेंडर जैसे सेंसिटिव इशू को बच्चों को कैसे समझाएंगे, और उसको एक फॉर्मल एजुकेशन में लाना है, एक अपने आप में एक चुनौती था, क्योंकि यह इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स के आसपास एक पूरी अलग तरह का माहौल है। लेकिन जब आप स्कूल सिस्टम में एंट्री करेंगे तो वहां पे उसको सोचने और समझने के लिए आपको एक नए तरह का मटेरियल मिल रहा है। आखिर वो मटेरियल किस तरह का हो कि बच्चों को जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ में भी है, और जो उनके आसपास का पूरा सामाजिक व्यवस्था है उसको वो समझ पाए। तो एक तो ये था कि कंटेंट के लेवल पे एक चैलेंज था, सब्जेक्ट मैटर के लेवल पे एक चैलेंज था, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि आखिर पूरे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में टीचर, आपका जो भी विजन होगा, जो भी ब्लूप्रिंट होगा, वो एक्चुअली टीचर ही के जरिए ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टीचर इसमें एक सेंट्रल रोल रहता है। लेकिन हमारी सरकारों ने शायद इतनी गंभीरता इस विषय पे नहीं दिखाई है कि टीचर ही वो प्राइमरी एजेंट होगा जो डिलीवर करेगा, जो किसी भी तरह के कंटेंट को डिलीवर करेगा। तो हम देखते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग उन्होंने शुरू तो किया, लेकिन अभी भी एक, अगर हम ये देखें कि हाँ, हम बहुत सेटिस्फाई नहीं है उससे, अभी भी बहुत सारी लैकिंग है, जहाँ पे टीचर्स के हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग ही 2-2 साल में, 1-1 साल में, 1.5-1.5 साल में ट्रेनिंग होती है, और वो भी 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग हो गई। मैं ये महसूस करती हूँ कि जेंडर जैसे सब्जेक्ट में साल भर में 1 या 2 दिन का वर्कशॉप कर लेने से, ट्रेनिंग कर लेने से आप जेंडर जैसे कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी और प्रैक्टिस को नहीं समझ सकते हैं। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप हर दिन नया नया चैलेंज आ रहा है, हर दिन नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, हर दिन नए नए सोसाइटी जब चेंज हो रही है तो उसमें जेंडर डायमेंशन भी बदल रहे हैं। और जब आपके अंदर एनालिसिस पावर नहीं होगी, तब आप बच्चों को क्या समझाएंगे? आप 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 2 दिन की ट्रेनिंग होने से ये चीजें नहीं संभव है। इसलिए कम से कम एक कंटिन्यूअस और डायलॉग, एक प्रोसेस हो, जहाँ पे टीचर और एक्सपर्ट्स के बीच में, जहाँ पे उनके साथ एक लाइव कांटेक्ट हो। ऐसा ना हो कि 2 साल में 1 दिन आ गए, ऐसे में तो ये जो हमारा विजन है वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसलिए इस बात की जरूरत, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम किस तरह के एक्सपर्ट्स और स्कूल एजुकेशन टीचर के साथ अपने आप को एसोसिएट करें, और उनके पूरे वर्ल्ड व्यू को भी बदलना। बच्चों को तो आप बदलना ही बदलना है, स्टूडेंट्स को तो बदलना ही बदलना है। इस प्रोसेस में आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बदलेंगे, स्टूडेंट्स के आसपास कम्युनिटी में वो चैलेंजेस आएंगे, वहां से आपको बदलना है, टीचर्स को आपको बदलना है। दिस इज अ बिग थिंग। और इस मतलब ये एक पूरी तरह से अभियान के रूप में जब तक सरकारों द्वारा नहीं लिया जाएगा, और उसमें तमाम तरह के स्टेक होल्डर्स आएंगे। ये सिर्फ सरकार नहीं, सिविल सोसाइटी भी आएगी,
आपका पॉलिटिकल मूवमेंट से लोग जुड़े, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लोग हैं उनको भी, जो एकेडमिशियंस हैं उनको भी। तो ये तमाम तरह के डिफरेंट जो स्टेट होल्डर्स हैं, आप इनको इनको कैसे एक साथ लेके आएंगे? और क्योंकि जेंडर जब हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पूरे सामाजिक व्यवस्था की बुनावट और उसको उसको चेंज करने की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक या सिलेबस के थ्रू बच्चों को पढ़ा देने से नहीं होगा। ये तो बहुत ही एक रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हमें सोचना होगा। तो हमारे सामने सबसे बड़ा अभी तो ये चैलेंज था कि कैसे हम उस पूरे अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, और जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो हमारा विजन है, जो हमारा कंटेंट है, उसको हम एक साथ लेके आ पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज आज भी कंटिन्यूअस। यानी पहला चैलेंज जो है जेंडर सेंसिटिव इशू पे एजुकेशन सिस्टम में, वो कंटेंट लेवल पे है, और दूसरा टीचिंग मेथड कैसा हो, टीचर्स कैसे उसको डिलीवर करे स्टूडेंट के बीच में, जो कि जेंडर सेंसिटिव करिकुलम को पूरा करता हो, वो भी एक चैलेंज है। तो इन सारे स्ट्रगलों के बाद स्कूल स्ट्रक्चर का स्ट्रगल, कंटेंट लेवल का स्ट्रगल, क्योंकि एक लंबे प्रोसेस से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये 70s-80s के समय सब शुरू हुआ था, और आज हम जहाँ पे हैं, तो क्या हम थोड़ा सा भी डेवलपमेंट उन बच्चों में, या फिर वो जो प्रोडक्ट पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं सोसाइटी में, डिफरेंट स्ट्रीम्स में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी बदलाव हम लोग को देखने को भी मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ हम लोग देख पा रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी भी सेंसिटिव हुई हैं सोसाइटी में, कुछ लोगों का नज़रिया जेंडर के प्रति सोचने समझने का बदला है? बिल्कुल प्रशांत, इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में भी नहीं देखेंगे कि अगर हमारे आज हम देखते हैं कि मुश्किल से हम ये कह सकते हैं कि 6 या 7 ईयर, मतलब 6 या 7 इयर्स के ही स्टूडेंट ये इस पूरे प्रोसेस में इंटर कर पाए हैं। और वो मतलब अब जिस तरह का डिसीजंस आ रहे हैं उनको देखते हुए तो ये लगता है कि वो कम से कम बहुत थोड़ी सी संख्या में, बहुत थोड़े से समय में वो लोग ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए और उसे इंट्रोड्यूस हो पाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब जहाँ पे भी वो अपने लाइफ की शुरुआत करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ में हो, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा विजन था, कम से कम उनके अंदर थोड़ा बहुत तो बदलाव आया ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऑफ कोर्स जो आप देखेंगे कि जो खास तौर से इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स निकले हैं, उनके भीतर तो आप एक तरह का बदलाव देखते हैं। हालांकि वो बदलाव बहुत ही अपर क्लास एंड अपर कास्ट है। ऑफ कोर्स उनके पास बहुत तरह की प्रिविलेज ऑलरेडी थी। उनके घर, उनके परिवार, उनके आसपास का जो सोसाइटी है, वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रिविलेज से लैस है। तो वो प्रिविलेज इन द मटेरियल सेंस में नहीं, बल्कि थॉट के लेवल पे भी वो प्रिविलेज में है। तो वहां पे उनको पहले से ही बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक एलिट क्लास को छोड़ दे, तो लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के बीच अगर हम देखते हैं तो ये हमें एक लैकिंग अभी भी दिख रही है कि वहां पर अभी उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जहां पे जिस तरह से हम सोच रहे थे। कुछ कोशिशें हो रही हैं तमाम प्रयासों के द्वारा, सरकार के भी द्वारा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के भी द्वारा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि आज भी हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो अगर देखें तो लोअर क्लास एंड लोअर कास्ट की संख्या सबसे ज्यादा है। और वहाँ जो स्ट्रक्चर है, मेरा मतलब ध्यान दिलाना रूरल स्ट्रक्चर की तरफ है। अगर हम रूरल स्ट्रक्चर की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, तो प्रशांत बहुत ही खराब स्थिति है। मतलब जहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ पे टीचर नहीं है, वहाँ आप जेंडर जैसे सब्जेक्ट्स की क्या उम्मीद करते हैं? मुझे लेकिन ट्राइब सोसाइटी का जो पूरा डेवलपमेंट है, या उनके रहने का जो पूरा कल्चरल डायनामिक्स है, उनके अंदर इक्वलिटी की, उनका पूरा डेवलपमेंट जो है, एक सोशल डेवलपमेंट जो है, वो इक्वलिटी के इंस्पिरेशन के साथ है। तो उनके अंदर उस तरह की चीज़ें
मतलब जेंडर ट्रेनिंग करने की जरूरत है, लेकिन वो कुछ कुछ अपने कल्चर से भी लेके आते हैं। वैसे ही बिल्कुल। दलित सोसाइटी भी अपना के बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर से भी कुछ कुछ सीख के आते हैं। तो हम्म। उस तरह की एरोगेंसी जो बाकी सोसाइटी के बीच में होता है, वो ट्राइब और दलित सोसाइटी के बच्चों में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ उस एजुकेशन को हल्का सा अगर ब्रश अप किया जाएगा तो वहाँ भी हमको और बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। वो अपनी सोसाइटी की गुड चीजों को हम लोग के साथ इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये हम इस पे अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं है, लेकिन वो अपनी कल्चर की खूबियों को भी हमारे कल्चर को डेवलप करने में कर सकते हैं, जिस पे अभी तक उस तरह का काम तो हुआ नहीं है। अगर हम अब अपने पहले सवाल पे आए कि जेंडर सेंसिटिव जैसे चीजों को एजुकेशन में जो कट किया गया है, तो अब क्या परिस्थिति बन रही है, मतलब उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हैं, जो काम इतने हम लोग कर रहे थे उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हम लोग देख रहे हैं। प्रशांत, मैं एक दो पॉइंट जरा सा ऐड करना हम्म। इसके पहले यह था कि जहाँ पे मुझे भी याद है कि जब मैं 7th 8th 9th 10th में गई हूँ, बहुत सारे हम्म, चैप्टर हमें पढ़ाए नहीं जाते थे। जैसे बिल्कुल। होम साइंस के कुछ चैप्टर हम्म चैप्टर थे, वो पढ़ाए नहीं जाते थे, या कुछ ऐसे टर्म है मान लीजिए पूछ लिया तो वो उसको बताए नहीं जाते थे। आप हम्म अपने घर में पूछ लीजिएगा या कल पूछ लीजिए, मतलब उसको कहीं ना कहीं वो इग्नोर करने की कोशिश करते थे। आज हम्म हम देखते हैं कि कम से कम इस पूरे अभियान से हम्म थोड़ा बहुत इस तरह का भी चेंजेस आया है कि कम से कम लोग उस पर थोड़ा बहुत ही एक लिमिटेड सेंस में ही सही उस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप एडोलसेंट गर्ल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब आप प्राइमरी लेवल पे पीरियड की बात करेंगे, तब आप उनकी बायोलॉजी पे बात करेंगे, तब आप मेल बायोलॉजी की बात करेंगे। तो जहाँ पहले ये पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता था, या आप देखेंगे तो लड़कों का अगर इस कॉलेज है तो वहाँ अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, लड़कियों का स्कूल है तो वहाँ अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो दोनों ही आप देखेंगे जेंडर का कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है अलग अलग लेवल पे, जबकि इन दोनों की जरूरत है कि एक साथ मिल बैठकर एक दो बॉडी है। लेकिन हमारे समाज में दो बॉडी नहीं, बल्कि दो बॉडी का सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। वो सोशल कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी पूरा होता है, वो टीचर के माध्यम से भी होता है कि कैसे उन सारे चैप्टर्स पे बात ना की जाए, उन सारे टर्म्स पे बात ना की जाए। लेकिन अभी ये जो सिलेबस में इस तरह का टॉपिक लाया गया है, उसमें हम देखते हैं कि इस तरह पे बात करना शुरू हो गया। लेकिन लेकिन अभी जिस तरह का सीबीएसई ने ये कट किया है, या सरकार का पूरा एक एजेंडा है, मतलब आप हम इसको एक 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 फिनोमिना ना देखें, अगर इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, एक तो यही है कि इतने स्ट्रगल और इतने टाइम के बाद जहाँ पे इस तरह के टॉपिक पे अब स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हो रही थी, क्या हम फिर से उस एग्रेसिव आइडिया की तरफ जा रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही समाज में बहुत इस्टेब्लिश है। और अगर हम देखते हैं तो हमें ये साफ तौर पे लगता है कि नहीं, एक्चुअली ये होना ही था। ये होना क्यों था? क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत पिछले 6-7 साल 8 साल से स्टार्ट हो चुका था। अगर आज आप सोचिए, एक तरह पे जहाँ पे एग्रेसिव मैस्कुलिनिटी अयोध्या में अगर पैदा की जा रही हो, तो क्या हिंदी जेंडर सेंसिटिव होगा? वो संभव ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये कहना जहाँ पे आप सोचिए कि राम का जन्म कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, न्यायालय के जरिए और पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए पैदा हो रहा है। अब राम इस फॉर्म में पैदा हो रहा है जहाँ पे जो मैस्कुलिन, जो एग्रेसिव मेल होगा, वो राम का प्रतीक होगा। अब एक ऐसे माहौल में तो जेंडर तो शायद उनके लिए बहुत ही छोटी चीज है। वो ये कहते हैं कि अब हमें स्कूल को, एजुकेशन को पॉलिटिक्स से अलग करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो साइंस छोड़ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे, वो दूसरे सब्जेक्ट्स छोड़ के, वो सेकुलरिज्म छोड़ के वो हिंदुइज्म पढ़ाएंगे, वो बाकी सारे कल्चर छोड़ के वो हिंदू कल्चर पढ़ाएंगे। अगर
एक तरह से सिलेबस आप एक खास तरह का पैटर्न आप देखने को मिलेगा कि कुछ खास तरह के टॉपिक जो स्ट्रगल और तमाम सारे स्ट्रगल्स के बावजूद बाद आए थे, उन सबको पूरी पूरी तरह से कट करने की कोशिश है। और जहाँ पे एक पूरा ही बहुत हिंदुआइज ब्राह्मणिकल और पूरा जो वो अंडरस्टैंडिंग है और वो पूरा टेक्स्ट है, उसको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की जा रही है और एक एग्रेसिव फॉर्म में। अगर अगर आप सोचिए कि आज के समय में हम जानते हैं कि अभी हमारे पास ये डेवलप करने की क्षमता आ गई है कि हम ये समझ सके कि मिथ क्या है, रियलिटी क्या है, सोशल क्या है, कल्चर क्या है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अभी आप पढ़ा रहे हैं, ये जो एग्रेसिव राम पढ़ाएंगे, उनको क्या मालूम कि एक्चुअली राम के कितने सारे ओरिजिन है और कितने सारे डाइवर्स व्यू हैं। आप इस तरह का वर्ड व्यू दे रहे हैं, आप नेशनलिज्म को हटा के हिटलरबाजी करेंगे। मतलब हिटलर के पूरे कॉन्सेप्ट एंड थॉट को पढ़ाएंगे, तो ये संभव ही नहीं है कि अगर इतनी सारी चीजें और वो उस तरह के लोग, सिर्फ विचारधारा ही नहीं बल्कि उस तरह की बात करने वाले लोगों को इस तरह की सरकारें अगर लगातार अरेस्ट करके, टॉर्चर करके, एंटा सेल में रख के, तमाम तरह से प्रताड़ित करके, ऐसे उस तरह के थॉट को, उस तरह के विचार को और उस तरह के टेक्स्ट बुक को अगर वो किनारे फेंक देंगे तो जेंडर जैसा सब्जेक्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। जेंडर संवेदनशीलता तो बिल्कुल भी नहीं। यानी हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं अपनी बातचीत से कि जो अभी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है हमारे सामने, वो इस तरह का सिटीजन तैयार करना चाहता है, इसमें जेंडर सेंसिटिव जैसी चीज़ें या जैसी बातें जो उनके अंदर सरवाइव नहीं करे, साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके अंदर नहीं हो। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो सवाल करेगा पॉलिटिकल पावर से और सोसाइटी से, और इसीलिए उन चीज़ों को जानबूझ के हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच से और एजुकेशन सिस्टम्स पूरे मेथड से साइंटिफिक टेम्परामेंट को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म कर सकें। सीधी यही कोशिश हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आने वाले जनरेशन्स के लिए सबसे अधिक हार्मफुल है। जो जनरेशन इन सब चीज़ों को समझ चुका है, जो उनके बारे में जानता है, उनके लिए उतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो इससे कट हो जाएगा, जो यंग जनरेशन, वो कैसी पीढ़ी तैयार होगी जो अपने आसपास की चीज़ों के लिए सेंसिटिव नहीं होगी, तो वो कैसे ही सिटीजन तैयार होंगे, ये अपने आप में हम लोगों को फ्यूचर में इसको भी एनालिसिस करना पड़ेगा।